वेलकम टू द व्यूवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस में जिस भी पोस्ट यानी मेल फीमेल पुलिस कांस्टेबल ट्रैफिक असिस्टेंट और ड्राइवर कांस्टेबल जिस भी पोस्ट का आपने रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो बहुत बड़ी वीडियो बल्कि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए सारे पास पेपर अक्सर रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन ही है और हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अहम है। अगर इस वीडियो को आप मुकम्मल देखते हैं तो आप लोगों की इसी एक वीडियो से जो तैयारी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। तो इस वीडियो में मिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और ये सारे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट स्कूल एट डैश वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान। यानी इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि सर सैयद अहमद खान ने स्कूल कायम किया था, पहला जो स्कूल कहाँ पे कायम किया था। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, मुरादाबाद में। सर सैयद अहमद खान ने जो पहला स्कूल खोला था मुरादाबाद में। तो आप लोगों को डेट का भी पता होना चाहिए, जो पहला स्कूल खोला गया था ये 1858 में। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, 1858 में सर सैयद अहमद खान ने पहला स्कूल बरसगीर में यानी सब कॉन्टिनेंट में खोला था। तो इसके बाद अगर बात करें, कुछ और स्कूल भी खोले थे 1863, 1862 और 63 में। गाजीपुरा या गाजियाबाद में 1862 और 63 में भी स्कूल खोले गए थे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करते चलें सर सैयद अहमद खान की, तो सर सैयद अहमद खान पैदा हुए 1817 में, यानी 1817 में सर सैयद अहमद खान पैदा हुए और 1898 में सर सैयद अहमद खान ने वफात पाई। तो सर सैयद अहमद खान से कुछ चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछी जा सकती हैं आप लोगों के टेस्ट में, वो ये है कि उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1886 में, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी सर सैयद अहमद खान से मनसूख है। 1886 में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो सर सैयद अहमद खान ने ही MAO कॉलेज की 1875 में बुनियाद रखी थी और बाद में वो 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा इख्तियार कर गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सर सैयद अहमद खान के बारे में, वो भी आप लोगों को बता दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला डिप्टेशन टुक प्लेस, यानी जो शिमला डिप्टेशन मतलब है कि हुई थी, कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, 1906 यानी 1906 में जो शिमला डिप्टेशन हुई थी। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम भी हो गया था 30 दिसंबर 1906 में। ये आप लोगों को एग्जैक्ट याद रखना है, 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम आया। तो मुस्लिम लीग का जो पहले सदर थे सर आगा खान, सर आगा खान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर थे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ के जो बंगाल की मतलब है कि जो बंगाल सेपरेट हुआ था, अलहदा हुआ था 1905 में और 1911 में फिर अलहदा हो गया, मतलब है कि फिर जोड़ दिया गया था, इकट्ठा कर दिया था। 1905 में अलहदा हुआ, 1911 में दोबारा फिर जोड़ दिया गया। और जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 10 अक्टूबर 1913 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और 1934 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के परमानेंट सदर भी बने, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ अटक। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो अटक का ओल्ड यानी पुराना नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, कैमलपुर। कैमलपुर मतलब है कि अटक का पुराना नाम था। तो इसके अलावा आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए, जो सिंध का पुराना नाम था वो दीबल था और लाहौर का जो पुराना नाम था वो महमूदपुरा या महमूदाबाद, इस तरह मतलब है कि महमूद से ही वो जुड़ता है, वो लाहौर का भी पुराना नाम था, ये भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट एम्पायर ऑफ द ग्रेट मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। यानी इस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि हिंदुस्तान में अजीम जो मुगलिया खानदान की जो बानी थे और पहले जो शहनशाह यानी जो पहले बादशाह थे, एम्पायर थे, वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर मुगलिया सल्तनत के पहले मतलब है कि समझ लो कि एम्पायर थे, पहले मतलब है कि उन्होंने ही बुनियाद रखी थी मुगलिया सल्तनत की। ज़हीरुद्दीन बाबर में कब रखी गई थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 1526 में। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने बड़े सगीर में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मुगलिया सल्तनत ने तकरीबन 316 साल तकरीबन हुकूमत की और मुगलिया सल्तनत के जो आखिरी बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 1857 तक उन्होंने हुकूमत की थी, उसके बाद फिर उन्होंने मतलब है कि देश से मतलब अंग्रेज़ों ने उन्हें निकाल दिया था बाहर, मतलब है कि वो रंगून मतलब है के इलाके में, बर्मा का शहर है रंगून, वहाँ पे वो दफन है। 1862 में बहादुर शाह जफ़र यानी मुगल सल्तनत के आखिरी जो चश्मो चराग थे उनकी मतलब है कि मतलब मौत हुई, मतलब है कि फौत हुए कब, 1862 में। तो यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 में मतलब है कि हुक्मरान बने और 1530 तक वो हुक्मरान रहे जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी मतलब है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पानीपत के हवाले से, यानी पानीपत में 3 मतलब है कि बैटल हुई हैं, जंगें हुई हैं, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली जो बैटल हुई थी पानीपत में वो यही ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई थी 1526 में, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले ये पानीपत की जंग थी, लड़ाई थी। और अगर बात करें पानीपत में
टोटल 3 लड़ाई हुई। जो दूसरी लड़ाई हुई थी पानीपत के मैदान में वो हुई थी 1556 में। 1556 में हुमायूं एंड और भी साथ मतलब कि जो मुखालफ टीम थी, मतलब कि जो मुखालफ थे उन्हें मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो आप लोगों ने ये याद रखना है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1526 में, मतलब कि अकबर और हिमू मेरे ख्याल में वो दूसरे थे, उनके दरमियान ये हुई थी 1526 में, 56 में, सॉरी 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 में। और पानीपत जो तीसरी लड़ाई वो 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई और ये किन के दरमियान? अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी और मराठों के दरमियान हुई थी, लेकिन आप लोगों ने एग्जैक्ट डेट को याद रखना है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, यानी पानीपत में टोटल 3 लड़ाई हुई है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज कैलाश वैली, यानी कैलाश वैली मतलब कि कैलाश जो वादी है वो कहाँ पे वाक़ है? तो इसका राइट आंसर बनता है KPK, यानी खैबर पख्तूनख्वा में कैलाश वादी वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमाल जम डैम इज इन विच प्रोविंस, यानी जो गुमाल जम डैम है ये किस सूबे में है? तो इसका राइट आंसर बनता है KPK में। जो गुमाल जम डैम है ये KPK में वाक़ है। तो अगर डैम की यहाँ पे बात हुई तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है वो है तरबेला डैम, जो कि KPK में वाक़ है, दरिया सिंध में, दरिया सिंध पर बनाया गया है और KPK के इलाके में वाक़ है तरबेला डैम, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। तो पाकिस्तान को जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा डैम है वो है मंगला डैम, जो कि दरिया जहलम पे बनाया गया और पंजाब में वाक़ है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है मंगला डैम, और जो वारसक डैम है वो पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्डू थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, यानी जो गुड्डू थर्मल पावर प्लांट सिंध के किस जिला में वाक़ है? तो इसका राइट आंसर बनता है कश्मीर। कश्मीर के इलाके में गुड्डू थर्मल पावर प्लांट मतलब लगाया गया है, बनाया गया है। सिंध का वो जिला है कश्मीर, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकम ए फुल मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी SCO का पाकिस्तान मतलब है कि कब मतलब एक रुकन बना था, मेंबर बना था? तो इसका राइट आंसर बनता है D ऑप्शन, 9 जून 2017, यानी 9 जून 2017 को पाकिस्तान ने SCO, यानी पाकिस्तान मतलब SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि मेंबर बना था। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी बता दूँ, यहाँ पे अगर SCO मतलब है कि ये चाइना की मतलब है कि एक तंजीम है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे OIC के बारे में आप लोगों को बता दूँ कि OIC ये भी पूछी जा सकती है। OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉपरेशन या कॉन्फ्रेंस। O से मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, I से इस्लामिक और C से कॉपरेशन या कॉन्फ्रेंस। तो ये कब बनी थी? ये 1969 यानी 1969 में मतलब बनी थी, और ये 22 सितंबर 1969 रबात में बनी थी। 1969 में मतलब एक रबात में बनी थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जद्दा सऊदी अरेबिया में वाक़ है OIC का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। तो रकबे के लिहाज से जो सबसे बड़ा सूबा पहले नंबर पर है वो है बलूचिस्तान, दूसरे नंबर पर है पंजाब। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, OPEC, ओपेक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ओपेक एक तंजीम है, तो ये किस लिए है, मतलब ये क्या काम करती है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो इसका राइट आंसर बनता है नॉन। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, जो ओपेक यानी OPEC है, इसका काम है पेट्रोलियम वगैरह का, मतलब है कि ये इसका मतलब है कि ये बनाई गई है। तो ना तो इसका पीस का काम है, ना साइंटिफिक रिसर्च का, और ना एविएशन इंडस्ट्री का, ये सारे गलत हैं। ये पेट्रोलियम के हवाले से है। तो ओपेक के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल से बता दूं, तो जो हेडक्वार्टर है ओपेक का वो कहाँ पे है? वीना में वाक़ है। OPEC का जो हेडक्वार्टर है वो वीना में वाक़ है। OPEC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो ये कब बनी? ये 14 सितंबर 1960 यानी 14 सितंबर 1960 को बगदाद में बनी थी, और इसमें तकरीबन 15 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, एक तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वीना में है, और दूसरा इसमें इसका काम क्या है? पेट्रोलियम वगैरह का। और OPEC की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो ये 1960 में बनी, सिर्फ 1960 ही आप लोगों ने याद रखना है, जो कि बगदाद में बनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि थाईलैंड का दारुल-हुकूमत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बैंकॉक। बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि कुछ और कैपिटल भी आप लोगों को बता देता हूँ, जैसा कि ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, ईरान का कैपिटल है तेहरान, और ईरान की करेंसी है रियाल। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट चाइना का कैपिटल है बीजिंग, चाइना का कैपिटल बीजिंग, और चाइना की करेंसी है युआन या रिनमिबी। युआन ज़्यादा फेमस है, युआन आप लोगों ने याद रखें, YUAN, चाइना की करेंसी है YUN युआन, और चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग। यहाँ आगे बात करें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल, और अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी रुपी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की जो करेंसी है वह रुपी, और इंडिया का जो कैपिटल है वह है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका, और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। तो इसके अलावा अगर बात करें
रशिया जो कि एरिया वाइज पाकिस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। एरिया वाइज रशिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ा का जो कैपिटल है मॉस्को, और रशिया की जो करेंसी है वह है रबल, RUBL रबल रशिया की करेंसी है। तो ये आगे बात करें USA यानी अमेरिका की, तो अमेरिका का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC, और अमेरिका की जो करेंसी है वो है डॉलर। नेक्स्ट बात करें कनाडा, तो कनाडा का जो कैपिटल है ओटावा, और कनाडा की जो करेंसी है कैनेडियन डॉलर। तो अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो मेरे ख्याल में यूरो है, लेकिन पक्का मुझे नहीं पता, डॉलर भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की ज़बान पूछी जाती है, फेमस क्वेश्चन है, तो उसकी डच, DUTCH, डच मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज है, ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, और नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह आप लोगों को याद करवा दूंगा। ये जो फेमस कंट्रीज है आप लोगों को बता दें ताकि ये आप लोगों को याद हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मैनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय UNO। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि UNO का मतलब होता है अक़वाम मुत्तहिदा, तो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कितनी सरकारी ज़बानों को तस्लीम किया, यानी UNO में कितनी मतलब कि सरकारी ज़बानें का दर्जा हासिल है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 6, 6 ज़बानें UNO में बोली जाती हैं। तो UNO के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, UNO की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी थी? 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में UNO का हेड क्वार्टर है। तो इसकी जो ज़बानें हैं 6, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। अरेबिक है 1 नंबर पे, फिर चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये भी पूछी जा सकती हैं मुख्तलिफ तरीके से क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखें, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया, स्पेनिश चीज़ें क्या है, ये UNO की मतलब ज़बानें बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मैनी मदनी सूरा आर देयर, यानी मदनी सूरतें कितनी हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है 28 यानी 28। मदनी सूरत कितनी है? 28 हैं। और जो मक्की सूरतें हैं वो हैं 86, मेरे ख्याल में मेरे 86 हैं, लेकिन अगर इसमें मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मेरी ज़बान से अब मतलब ज़हन से निकल गई हैं, लेकिन 86 मेरे ख्याल में मक्की हैं और मदनी हैं 28। तो कुरान पाक में मतलब है कि सूरतें तो आप लोगों को पता होगा 114 सूरतें हैं, और इसमें आखिरी पारे में 37 सूरतें हैं, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आखिरी पारे में 37 सूरतें हैं, और सबसे बड़ी जो सूरत है सूरत अल-बकरा सूरत है, जो कि 3 पारों में पर मुश्तमिल है, उसमें तकरीबन 286 उसमें आयात हैं सूरत अल-बकरा में, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और 282 नंबर पर जो सबसे बड़ी आयात है, लेकिन टोटल सूरत अल-बकरा में 286 आयात हैं। ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। कुरान पाक के जो आयात हैं 6666, और कुरान पाक की जो रुकू हैं वो हैं 540 या 558, ज़्यादा 558 लिखा होता है, लेकिन आप लोगों ने दोनों याद रखना है, कोई भी ऑप्शन में आप लोगों ने टिक करना होगा। 540 और 558 ये रुकू है। तो कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेकंड हाईएस्ट। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो माउंट एवरेस्ट है ये वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन है, लेकिन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेकंड, तो पूरी दुनिया की जो सेकंड यानी दूसरे नंबर पे जो हाईएस्ट पीक है वो हाईएस्ट जो माउंटेन है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बनता है K2 पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ऊंचा पहाड़ है, ऊंची चोटी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया की सबसे बड़ी चोटी, आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा। इसकी लंबाई है 49 भी कहीं जगह पे लिखा हुआ है, 48 भी लिखा हुआ है, लेकिन 50 मीटर ये सबसे फेमस लाजमी मतलब है कि इसे याद रखें। 48 हो, 49 या 50 हो, तो ये आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन 88 ये आप लोगों ने एक्जैक्ट याद रखना होगा। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है और दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। ये कहाँ पे है? नेपाल तिब्बत में ये वाक़या है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी चोटी है वो है K2 की लंबाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर। और K2 कहाँ पे वाक़या है? कराक्रम रेंज में वाक़या है। K2 कराक्रम रेंज में वाक़या है, और K2 का दूसरा नाम है गॉडवन आस्टन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर बात करें पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी, तो वो है नांगा पर्वत, और नांगा पर्वत की लंबाई है 8126 नांगा पर्वत की 8126 मीटर एक नांगा पर्वत की लंबाई है। और नांगा पर्वत का दूसरा नाम है किलर माउंटेन, और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी है, और ये हिमालय रेंज में वाक़या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तरचमीर, तो तरचमीर के बारे में बता दूं, तरचमीर की जो लंबाई है वो है 7707 या 7696, ये इस तरह भी लिखी हुई है काफ़ी मतलब एक जगहों पे, लेकिन 7707 के लगभग है तरचमीर की लंबाई, और ये किस रेंज में वाक़या है? हिंदुकुश रेंज में वाक़या है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ वाज द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया पाकिस्तान का जो तीसरा गवर्नर जनरल है वो कौन थे। इनका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, गुलाम मोहम्मद। पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर थे चौधरी गुलाम मोहम्मद। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर कायद आज़म, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर गुलाम मोहम्मद, और पाकिस्तान के चौथे गवर्नर सिकंदर मिर्ज़ा। और सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर और आखिरी गवर्नर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, पाकिस्तान के पहले जो वज़ीर आज़म यानी थे लियाकत अली खां, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खां, और लियाकत अली खां ने 1923 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को याद है। लियाकत अली खां पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म थे, उन्होंने 1923 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, यानी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन दूसरे गवर्नर भी थे और दूसरे वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म भी थे पाकिस्तान के, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पीरियोडिक टेबल
सिंबल फॉर गोल्ड, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो गोल्ड का सिंबल क्या है, तो गोल्ड का सिंबल है AU। तो यहाँ पे आगे थोड़ी सी इसकी डिटेल बताता हूँ। गोल्ड हैज़ सिंबल AU एंड द एटॉमिक नंबर है 79, यानी 89, 79। जो मतलब है कि गोल्ड का जो सिंबल है AU और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 79। ये भी आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो पेशा था, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ही मेड एंड सोल्ड आर्मर। ये मतलब है कि ये आर्मर को बनाते भी थे और सोल्ड यानी बेचते भी थे। तो आर्मर का मतलब ये होता है, ये डिफेंस मतलब है कि जो आप लोगों ने पहले शायद मूवीज़ देखी होंगी, पहले ज़माने में जो लड़ाई होती थी तो वो मतलब ऊपर जो अपनी हिफाजत के लिए जो ऊपर जैकेट वगैरह जो लिबास पहनते थे, चमड़े का भी बनता है, लोहे का भी, और भी काफ़ी चीज़ों का बनता है, तो वो उसको मेरे ख्याल में आर्मर कहते हैं। तो आर्मर का पेशा था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। तो नेक्स्ट हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों को साथ याद करवा दूँ ताकि इनमें से कोई आए तो आप इजीली हल कर सको। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह भी कहते हैं, यानी जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का टाइटल है वो है नजीउल्लाह। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है नजीउल्लाह। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल हुई वो ज़बूर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर जो किताब है, जो बुक है, वो नाज़िल हुई। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मतलब है कि कहाँ पे दफन है, बरीड इसराइल में, मतलब एक दफन है। दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब हुई थी ज़बूर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद, कुरान करीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एज ऑफ होली प्रॉफिट व्हेन हिज मदर डाई, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लम की कितनी एज थी जब उसकी वालदा का इंतकाल हुआ था। इसका राइट आंसर है 6, मतलब 6 साल एज थी। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब हज़रत सल्लम की वफा मतलब हज़रत सल्लम के दादा का इंतकाल हुआ तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र थी, तो 8 साल। जब दादा का इंतकाल हुआ तो 8 साल, और जब वालदा का इंतकाल हुआ तो 6 साल। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ रेफर्ड इन कुरान एज रूहुल अमीन, तो कुरान में रूहुल अमीन डैश को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन भी कहा गया है। कुरान मजीद में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि ज़मीन की तह में सबसे ज़्यादा जो कौन सा आंसर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब है कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर एटमॉस्फेयर यानी मतलब खला की बात करें तो वहाँ पे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच ईयर इज द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज स्टार्ट, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो पहली जंग अजीम थी वो कब शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1914 में। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई थी और 1918 में ख़त्म हुई थी। 1918 में ख़त्म हुई थी। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जो दूसरी जंग अजीम थी वो 1939 में शुरू हुई थी। 1939 में शुरू हुई थी दूसरी जंग अजीम और 1945 में ख़त्म हुई थी। 1945 में ख़त्म हुई थी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क स्टैंड फॉर, तो सार्क का मतलब क्या है। तो सार्क की फुल फॉर्म पूछी गई तो इसका राइट आंसर बनता है सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सार्क कब बनी, तो सार्क बनी थी 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है। 8 दिसंबर 1985 को सार्क बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलालावाला बाग मैस्कर टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ, यानी जो जलालावाला बाग का कत्ल मतलब उनका जो साल है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बनता है 1990, यानी 1919 में मतलब कि ये वाक़या हुआ था जलालावाला बाग का। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि 1919 में जो खिलाफत मतलब कि खिलाफत मोमेंट का आगाज़ भी 1919 में हुआ था और 1924 में ख़त्म हो गया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 1919 में खिलाफत मोमेंट का आगाज़ हुआ था और 1924 में ख़त्म हो गया था और 1919 में ही जलालाबाद बाग का वाक़या हुआ था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ थर्ड फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम, तो इस्लाम का तीसरा बुनियादी सतून कौन सा है। इसका राइट आंसर है ज़कात। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा फास्टिंग रोज़ा और पांचवा हज। परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओआर, यानी इकवाम मुत्तहिदा की इस्लामी कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन कितने हैं, यानी नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है 10। जो 10 है ये नॉन मतलब कि परमानेंट मेंबर हैं और 5 इसमें परमानेंट मेंबर हैं। तो 5 इसमें कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 5 परमानेंट मेंबर में यूएसए यानी अमेरिका, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम 2, तीसरा चाइना भी है इसमें 3, और इसमें फ्रांस भी है और रशिया भी है। तो ये 5 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नाम है तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम है। ये एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखना होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डिफीटेड पाकिस्तान इन एशिया कप ऑन 28 अगस्त 2022, यानी 28 अगस्त 2022 में एशिया कप में पाकिस्तान को किसने हराया था। तो इसका राइट आंसर बनता है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर बॉडी नीड्स विटामिन डी, यानी हमारी बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी इम्यून सिस्टम हेल्थ की भी जरूरत होती है, हेल्थी स्किन और प्रॉपर एस्पिरेशन एंड कैल्शियम स्टोर्ड इन बोन्स, तो इस सब की जरूरत होती है। इसका राइट आंसर बनता है
ऑल ऑफ दीज। तो विटामिन डी होता है ये मतलब है कि बेसिकली ये हड्डियों के लिए मतलब है कि बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द वर्ड हाईएस्ट वैल्यू करेंसी। तो इसका राइट आंसर बताना है इनमें से कौन सी हाईएस्ट वैल्यू करेंसी है। तो इसका राइट आंसर बनता है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार जो है वो हाईएस्ट वैल्यू करेंसी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 14 हिजरी बैटल ऑफ डैश टॉक प्लेस, यानी जो 14 हिजरी में कौन सी मतलब है कि बैटल हुई थी। इसका राइट आंसर है यरमूक। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ बता दूं, हो सकता है आप लोगों को पहले भी पता हो, लेकिन बता देता हूँ कि जो पहली हिजरी में मतलब है कि जो गज़वा अबवा हुआ था, दूसरी हिजरी में गज़वा बदर, दूसरी हिजरी में गज़वा बदर, तो 2 हिजरी को गज़वा बदर, 3 हिजरी को गज़वा अहद, 3 हिजरी को गज़वा अहद, 4 हिजरी को पता नहीं मुझे, और 5 हिजरी में गज़वा खंदक या गज़वा अहज़ाब, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया, 7 हिजरी में गज़वा खैबर, 8 हिजरी में फ़तह मक्का, और फ़तह मक्का 8 हिजरी में हुआ था। तो 9 हिजरी में एक तो हज फ़र्ज़ हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दूसरा जो गज़वा तबूक ये भी मतलब है कि 9 हिजरी को ही हुआ, 9 हिजरी को हुआ था गज़वा तबूक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व। ये क्वेश्चन है मैथ का 0.0025 प्लस 0.285 मल्टीप्लाई 250। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो ये मैं अगर हल करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो अगर सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट को, उसके बाद सबसे छोटी ब्रैकेट को। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ब्रैकेट्स में क्वेश्चन ना हो तो सबसे पहले तकसीम को, फिर ज़रब को, फिर जमा को, और फिर नफ़ी को। तो यहाँ पे मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, इसके बाद हम इसके साथ जमा कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में लाजिम बताइएंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए सेल। तो व्हाट इज ए सेल, सेल क्या है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये सेल है।